नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। मैं ऋषभ शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ गए हैं अपने नए 20 प्रश्नों के साथ और नए 20 प्रश्न लगाएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दरखाइम के सामाजिक तथ्य के बारे में सही है। ध्यान रखें, कौन सा कथन दरखाइम के सामाजिक तथ्य के बारे में सही है। पहला है, यह किसी समाज में सामान्य है या प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य है, ये एक वस्तु की तरह है, या फिर ये किसी व्यक्ति पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाते। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। स्कूट के द्वारा कौन से ऑप्शन सही है, ए और बी, सी और डी, बी और सी, या फिर ए और सी। आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है हमारे इन चारों में से वो कौन से ऑप्शन सही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है या किसी समाज में सामान्य है। हाँ जी, सामान्य तो है। या प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य है, ये आवश्यक नहीं है। ये एक वस्तु की तरह है, हाँ बिल्कुल, सोशल फैक्ट कंसीडर्ड एज अ थिंग। और यह किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाता, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सामाजिक तथ्यों में दो गुण पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, पहला है बाह्यता का गुण और दूसरा है आपका बाध्यता का गुण, है ना। तो मतलब बाह्यता और बाध्यता दोनों प्रकार के गुण आपके किस में पाए जाते हैं, सामाजिक तथ्य में, सोशल फैक्ट में, है ना। तो इसका मतलब ये बाह्य भी हैं और बाध्य भी हैं। तो इसमें इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो कौन सा है, इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, ए और सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, शोध रिपोर्ट के तत्वों का सही क्रम क्या है। जो आप रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, फिर जो रिसर्च रिपोर्ट होती है आपकी, जिसे कि हम लोग रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट भी कहते हैं, उसका सही क्रम क्या है। अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, या फिर समस्या की तर्कसंगतता। एरिया ऑफ स्टडी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कंक्लूजन, या फिर रिलेवेंट ऑफ प्रॉब्लम। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, समस्या की तर्कसंगतता, ये सही तरीका है, या फिर समस्या की तर्कसंगतता पहले है, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और फिर निष्कर्ष। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, समस्या की तर्कसंगतता, या फिर समस्या की तर्कसंगतता, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इस हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सा ऑप्शन सही क्रम क्या है। आपको बताना है कि इसमें से ये जो सारे क्रम दिए गए हैं इनमें से इनका सही क्रम क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, समस्या की तर्कसंगतता। पहले हम एक रिलेवेंट प्रॉब्लम लेंगे, फिर उसके बाद अपना एरिया ऑफ स्टडी तय करेंगे, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ये ऑप्शन इस हिसाब से हमारा दूसरा वाला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा, किसने कहा कि शहरीकरण एक जीवन शैली है। अर्बनाइजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। किसने कहा है, आपको बताना है। शहरीकरण एक जीवन शैली है, किसने कहा है। शहरीकरण एक जीवन शैली है, किसने कहा है। आपके ऑप्शन हैं ऑस्कर लेविस, विलियम फुटवाइट, लुइस फर्थ, या फिर होमर हायोट। आपके ऑप्शन हैं ऑस्कर लेविस, विलियम फुटवाइट, लुइस वर्थ, या फिर होमर हायोट। बिल्कुल सही, जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका लुइस वर्थ है। लुइस वर्थ कहते हैं कि अर्बनाइजेशन एक तरह का वे ऑफ लाइफ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा लुइस वर्थ हो जाएगा। पिछली बार नेट के पेपर में अर्बन सोशियोलॉजी से काफ़ी सारे प्रश्न थे, सेंसस से काफ़ी सारे प्रश्न थे, तो आपको अर्बन सोशियोलॉजी अच्छे से तैयार करना है।
अर्बन सोशियोलॉजी पर एक दो वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर, जिसमें कि नगर और सिटीज़ से पूरा रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप एक बार उन्हें देख लेंगे तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग 1-1.5 घंटे में आप आराम से उसके लिए डेवलप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा मार्क्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी बताई है, तो संपत्ति के विकास को, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी किस तरह से डेवलप हुई है, उसको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है किस सीक्वेंस में, ये बताना है। इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस जो है आपका वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको लगता है, ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि मार्क्स ने जो संपत्ति के विकास के चरणों की चर्चा करी है, उसमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। क्लासलेस सोसाइटी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वर्ग विभेदीकरण, क्लास डिफरेंशिएशन, या फिर इनइक्वालिटी। ये आपको, ये इसी तरह से आपको इन चारों में लगा करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा। बिल्कुल सही, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वर्ग विभेदीकरण असमानता, या फिर वर्ग विहीन समाज। 3 स्टेजेस में अगर हम इसे मोटे मोटे बांटें तो ये 3 तरीके से आ जाएगा, क्योंकि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और फिर क्लासलेस सोसाइटी, ये आपका एक सही सीक्वेंस आपका हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुला एक्सचेंज किस जनजाति में पाया जाता है। आप सभी ने प्रश्न लगाया है, कई बार लगाया है। आपको बताना है कुला एक्सचेंज किस जनजाति में पाया जाता है। क्रोव ट्राइब्स, कुला एक्सचेंज फाउंड इन विच ट्राइब्स। क्रोव जनजातियां, अजांते जनजातियां, टिकोपियन जनजातियां, या फिर ट्रोबियन जनजातियां, ट्रोबियन द्वीपवासी। आपको बताना है कि इन चारों में से कुला एक्सचेंज के संदर्भ में कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल सही, जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका ट्रोबियन द्वीपवासी है। ट्रोबियन द्वीपवासी में कुला एक्सचेंज, कुला रिंग की प्रथा पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओरिएंटलिज्म किसकी पुस्तक है। बहुत ही चर्चित किताब है, क्योंकि दो साल पहले ही ये टॉपिक ऐड हुआ है। आपको बताना है ओरिएंटलिज्म किसकी बुक है, ओरिएंटलिज्म किसकी किताब है। इन चारों में से ओरिएंटलिज्म किसकी पुस्तक है। यूगेन हेबरमा, एडवर्ड सेड, इमैनुअल कैसल, या फिर एंथनी गिडेंस। ओरिएंटलिज्म किसकी पुस्तक है। ओरिएंटलिज्म का एक वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है एडवर्ड सेड नाम से, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। मैंने आंसर भी बता दिया है, हालांकि अब तक आप लोग बता चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है वो एडवर्ड सेड है। एडवर्ड सेड बताते हैं कि ओरिएंटलिज्म क्या होता है और ओरिएंटलिज्म में क्या ऑक्सीडेंट और ओरिएंट्स वो लोग बात करते हैं, वो आपको उसमें से वीडियो में पूरा डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों को संचयन करने व साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो, या जो डेटा कलेक्शन का, या फिर डेटा शेयरिंग का, या फिर डेटा एनालिसिस का, इन तीनों चीज़ों को ध्यान देना है। डेटा कलेक्शन का, डेटा शेयरिंग का, डेटा एनालिसिस का, कौन सा सही सबसे, ऐसी कौन सी इन चारों ऑप्शन में से प्रोसेस है जिससे ये तीनों चीज़ें हमारी में आने वाली लागत को कम किया जाता है, कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से मशीनीकरण, डिजिटलीकरण, वाणिज्यीकरण, या फिर वैश्वीकरण। बिल्कुल सही, इसका जो सही ऑप्शन है वो डिजिटलीकरण हो जाएगा।
डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आंकड़ों को कलेक्ट करना या फिर उनको प्रेजेंट करना या फिर उन्हें रिफाइन करना, जैसे कि आप देखते हैं कि आज आपके पास कोई भी डेटा आप कलेक्ट करके लाते हैं और आपके पास ऐसे तमाम सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि SPSS हुआ, तो SPSS के माध्यम से आपने डेटा उसमें डाला और वो पूरा डेटा एनालाइज करके आपको दे देता है। SPSS का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ इसी के जैसे कई सारे और भी हमारे टूल्स हैं, कई सारे और हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि नॉट पैक होता है ना, मॉर्ट पैक है ना। इसी तरह से कई और सारे हमारे ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारे डेटा कलेक्शन या फिर डेटा को एनालाइज करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कंप्यूटर या इकोनॉमी से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर कई दिनों पहले आया था, टैली नाम का। अब टैली से आप बड़े बड़े हिसाब चुटकियों में कर पाने में सक्षम हो गए, है ना जी। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जो डिजिटलीकरण प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सरल आपके जीवन को बना देता है। हालांकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये सब सही होने चाहिए आपके, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा उत्पादों के खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ध्यान रहे कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा आप चीजें खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई पाठशाला, ई अभिशासन, ई वाणिज्य या फिर ई पर्यटन? ई पाठशाला, ई अभिशासन, ई वाणिज्य या फिर ई पर्यटन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ई वाणिज्य हो जाएगा। ई कॉमर्स भी कहते हैं, जैसे कि हम ई कॉमर्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो हमें ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही हमें ना तो मार्केट जाना पड़ता है, ना फिर हमें हम उनका ऑनलाइन सामान देख लेते हैं और ऑनलाइन ही हम उन्हें ऑर्डर कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया है? आसान सा सवाल है। 129 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। किसने अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया है? BR अम्बेडकर, MK गांधी, JL नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय? ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। हरिजन किसने, अस्पृश्यों को, जो अनटचेबल लोग थे, उनको हरिजन कह करके किसने बुलाया था? बिल्कुल सही जवाब। आसान था सवाल, ये सही होना भी चाहिए था। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी इसका सही आंसर है, जिन्होंने अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया था। आपने वो भजन जरूर सुना होगा, वैष्णव जन तेने कहिए, क्योंकि वैष्णव जन मतलब विष्णु के जन या फिर ईश्वर के जन। हरि मतलब होता है ईश्वर और जन मतलब लोग। चूंकि उस टाइम जो अनटचेबल्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड फील कराया जाता था, वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड रहते थे सोसाइटी से, है ना। तो जिसलिए उन्हें हरिजन नाम दे दिया गया था, ताकि उन्हें भी, वो ईश्वर के लोग हैं, वो प्रभु के लोग हैं, इसलिए उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हरिजन कह करके संबोधित किया था। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट आया तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। हालांकि वो प्रश्न नहीं है, बस मार्जिनलाइज टर्म आया तो आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है हाल ही में। शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार एवं पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? मतलब जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है उसको अगर आप री इंटरप्रिटेट करें, रीथिंक करें, तो एक कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही माना जाएगा? कल्याणवाद, वेलफेयरिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, नियो लिबरलिज्म या फिर नियो मार्क्सिज्म? कल्याणवाद, नव प्रकारवाद, नव उदारवाद या फिर नव मार्क्सवाद? प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, सभी का सही होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका नव उदारवाद, क्योंकि जब आप शास्त्रीय नव उदारवाद से आप बाहर आकर के थोड़ा सा उसे री इंटरप्रिटेट करते हैं, उसे रीथिंक करते हैं, तो हम उसे नव उदारवाद कहते हैं। जैसे कि जब आप मार्क्स की थ्योरीज का री इंटरप्रिटेट करते हैं जब, तो हम उसे नव मार्क्सवादी कह देते हैं, है ना, कि ये न्यू मार्क्सिज्म है
हम लोगों ने पढ़ा भी था नियो मार्क्सिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हम उसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या नियो स्ट्रक्चरलिज्म कह देते हैं। फंक्शनलिज्म को हम लोग जब आगे पढ़ते हैं तो हम लोग उसे नियो फंक्शनलिज्म कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से नव मार्क्सवाद, नव प्रकारवाद या फिर नव उदारवाद। अब आपको बताना है कि जो हमारी एलपीजी पॉलिसी थी ये क्या थी और ये कब आई थी, भारत में कब से लागू हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा द रिलीजन ऑफ जावा किसकी पुस्तक है। बहुत ही फेमस किताब है, कई बार पूछी गई है, कुछ नया नहीं है इसमें, सभी का सही होना चाहिए। द रिलीजन ऑफ जावा किसकी पुस्तक है। द रिलीजन ऑफ जावा किसकी पुस्तक है। रेटली ब्राउन, मैलिनोस्की, लेवी स्ट्रॉस या फिर क्लिफर्ड रीड्स। जो आपकी ये आपकी क्लिफर्ड रीड्स की बुक है, द रिलीजन ऑफ जावा। द रिलीजन ऑफ जावा क्लिफर्ड रीड्स की बुक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा कि भारतीय जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ, किसने कहा कि भारत की जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध रखती है। किसने कहा भारत की जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। आपके ऑप्शन है जीएस घुरिये, वेरियर एल्विन, टीबी नाइक या फिर एनके बोस। बिल्कुल सही, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हमारा जीएस घुरिये हो जाएगा। जीएस घुरिये का मानना था कि जो भारत की कास्ट सिस्टम है या भारत की जो ट्राइबल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति और इन दोनों की संस्कृति आपस में संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने योजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए, ये भी पीवाईक्यू है, भारत सरकार ने योजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा कब की। आपके ऑप्शन है 2002, 2004, 2006 और 2001। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2002, 2004, इस तरह की कुछ जो नीतियां हैं वो भी आपको याद रखनी है। इसका जो राइट आंसर है वो 2004 है। 2004 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां मिली। सोशल मूवमेंट से प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां से मिली। आपके ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह के दौरान, मोपला विद्रोह के दौरान, खेड़ा आंदोलन के दौरान या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसका जो सही उत्तर है वो आपका है बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो वहां के औरतें थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि दी थी। आपको बताना है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में करके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किसकी पुस्तक है। आसान सा सवाल है, आप सबने पढ़ा होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किसकी पुस्तक है। कार्ल पॉपर, थॉमस कुहन, पॉल फेराबैंड या फिर जहोदा। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसकी पुस्तक है। थॉमस कुहन, कार्ल पॉपर, पॉल फेराबैंड या फिर जहोदा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका थॉमस कुहन है।
थॉमस कुहन की पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कि चिन्हीकरण के सिद्धांत से कौन संबंधित है। लेबलिंग थ्योरी, अगर हम लोग इसे इंग्लिश में कहें तो लेबलिंग थ्योरी से कौन रिलेटेड है? हावर्ड एस बेकर, इबिंग गॉफमैन, गारफिंकल या फिर सदरलैंड। चिन्हीकरण के सिद्धांत से कौन संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है आपका वो हावर्ड एस बेकर हो जाएगा। चिन्हीकरण का सिद्धांत जिसको कि गॉफमैन ने भी अपनी थ्योरी में यूज किया है, इसका सही आंसर हावर्ड एस बेकर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नगरीकरण का सकारात्मक परिणाम नहीं है। बताइए, नगरीकरण का सकारात्मक परिणाम कौन सा नहीं है? जातिगत विभेदों में कमी, महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि या फिर प्रदूषण। नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। पॉजिटिव इंपैक्ट है, ध्यान रखेंगे। कास्ट स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, सोशली लोग जो है जागरूक हुए हैं, या फिर पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नगरीकरण का सकारात्मक परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर आपका प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण कभी भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो ही नहीं सकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा, रूरल सोशियोलॉजी से प्रश्न है आ गया। जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा सबसे पहले कहां की गई थी? मद्रास में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मद्रास में या फिर उत्तर प्रदेश में? मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा सबसे पहले कहां की गई थी? मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका मद्रास हो जाएगा। मद्रास में सारे, क्योंकि आपको पता है कि मद्रास एक पुराने समय का, अंग्रेजों के समय का गढ़ था, तो जो भी अहम फैसले होते थे वो मद्रास में ही होते थे। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर है, जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में ही समाप्ति की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स वाली यूनिट से प्रश्न है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जिन लोगों ने एमए के 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अडॉप्ट किया होगा उन्हें आसानी से इसका आंसर पता होगा, और जिन्होंने नहीं भी अडॉप्ट किया है वो भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स वाली यूनिट ढंग से पढ़ी है तो। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? ऑलमेंट पावल, हर्बर्ट हाईमैन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर विल्फ्रेडो पेरेटो? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑलमेंट पावल हो जाएगा। ऑलमेंट पावल ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। आज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है आखिरी। रोल क्रिस्टलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है? रोल क्रिस्टलीकरण किसकी अवधारणा है? टालकट पार्सन्स, जीलेंस्की, मेल्विन ट्यूमिन या फिर मर्टन? रोल क्रिस्टलीकरण किसकी अवधारणा है? रोल क्रिस्टलाइजेशन किसकी अवधारणा है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, रोल क्रिस्टलाइजेशन किसकी अवधारणा है? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जीलेंस्की है। जीलेंस्की का कॉन्सेप्ट है रोल क्रिस्टलाइजेशन। जीलेंस्की ने बताया था रोल क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। कल फिर मिलेंगे हम लोग नए 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, एमसीक्यूज लगाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। 10 दिन का जो समय एक्स्ट्रा मिला है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना खर्च करिए, जितना ज़्यादा हो सके। और खर्च कहाँ करना है तो आपको पता ही है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा बोल बोल के पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें फीड होती जाए, है ना। तो 10 दिन का समय आसानी से यूटिलाइज़ करिए, और इसे आगे क्या होना है, एग्ज़ाम होना नहीं होना वो तो अलग की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको 10 दिन दिख रहे हैं तो 10 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट पेपर भी साथ ही साथ ध्यान देते रहिए, मैं ये बात नहीं बताया आप लोगों को, हालाँकि आप सब जानते हैं। फर्स्ट पेपर पे अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर कहीं न कहीं एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्कोर में। तो फर्स्ट पेपर भी ध्यान से देखते रहिए, जो उसके ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए 20 MCQs के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।